चलिए आज शुरू करते हैं 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन संसाधन के रूप में लोग। इस लेसन में भी मैंने क्या किया है कि जो मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट है, उसको अंडरलाइन किया है। इम्पोर्टेंट भी है, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आपको वो ध्यान से समझना है और सुनना है। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। संसाधन के रूप में लोग क्या है? जनसंख्या अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का एक प्रयास है। इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि संसाधन है क्या। सबसे पहले हमें संसाधन के विषय में जो तथ्य है वो स्पष्ट करना होगा कि संसाधन क्या होते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश की कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। संसाधन के रूप में लोग संसाधन किस तरीके से होते हैं, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे देश के कार्यरत लोग हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, सरल शब्दों में बताऊं तो जो लोग काम करके पैसा कमाते हैं। जैसे आपके पिताजी है, वो काम करते हैं, काम करने के बदले उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो ऐसे जो देश के कार्यरत लोग होते हैं वो क्या है, उनको हम एक तरीके से संसाधन मानते हैं। इसके बाद आता है, ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन किया है, इसको बताती हूँ। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक, ये देखिए संसाधन क्या हुआ, संसाधन, लोग संसाधन के रूप में कैसे होंगे? क्योंकि संसाधन क्या है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। हमारी ज़रूरतें जिनसे पूरी होती है, हमारी आवश्यकताएं जिनसे पूरी होती है, उनको हम संसाधन बोलते हैं। तो मानव संसाधन कैसे हुआ? जो मनुष्य देश में कार्यरत लोग हैं, जो काम करते हैं, करते हैं, पैसा कमाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत होती है, प्रति व्यक्ति आय मजबूत होती है, बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो देश की अर्थव्यवस्था को भी विकसित करने में इनका योगदान होता है। तो हमारे देश की जो जनसंख्या, जो कार्यरत लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उसको हम अपना संसाधन मानते हैं। और इस संसाधन को और अधिक अच्छी तरीके से सुविकसित कैसे किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा, पढ़ाई लिखाई के द्वारा। और अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो ये जो मानव संसाधन है ये और अधिक विकसित हो सकता है। वो कैसे? जब हम अच्छी शिक्षा पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे से पढ़े लिखेंगे, तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी। दूसरा, अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम पढ़ लिखने के बाद भी हम किसी तरीके की कोई जो जॉब है वो नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा काम करने में मन लगेगा, ज़्यादा एनर्जी से हम काम करेंगे। तो शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। किस चीज़ के लिए? संसाधन को और अच्छा विकसित करने के लिए। दोबारा बता देती हूँ, जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है, तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम मानव संसाधन को शिक्षा के द्वारा और स्वास्थ्य के द्वारा इसको विकसित करते हैं, तो इससे क्या होता है? मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। जो भौतिक पूंजी निर्माण की बात ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। भौतिक पूंजी, जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेसन में पढ़ा था, भौतिक पूंजी क्या होती है? जैसे मशीन बताया था मैंने, औजार है, एक बार हमने उसमें पैसा लगा कर उसको खरीद लिया, उसके बाद हम उसका कई सालों तक बाद में यूज़ करते हैं और उससे और अतिरिक्त पैसा कमाते हैं। हमने तो उसको एक ही बार खरीदा ना, लेकिन वो काम आगे आने वाले कई सालों तक कर रही है, वो हमारी भौतिक पूंजी होती है। तो जो मानव पूंजी होती है वो भी अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं? अच्छी एजुकेशन दे के, अच्छी शिक्षा के द्वारा, ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा अगर हम उसमें ध्यान देते हैं तो क्या होता है? जो मानव पूंजी है वो भी देश के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है। इसके बाद आता है हमारा, ये देखिए, इसके बाद हम करेंगे, ये देखिए, वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते। इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था, उत्पादन के जो संगठन होते हैं उसमें 4 मुख्य चीज़ें होती है। एक भूमि बताया था, एक श्रम बताया था, एक पूंजी बताया था, पूंजी के 2 भाग बताए थे, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, और चौथा बताया था मानव पूंजी। तो इसमें क्या बताया है कि जो मानव पूंजी है, जो उत्पादन का चौथा घटक था,
वो अन्य संसाधनों के मुकाबले श्रेष्ठ क्यों है, अच्छा क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाहे भूमि हो, चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो, ऊपर के जो 3 संगठन थे, जो 3 तत्व थे, अगर मानव ही नहीं होगा तो वो उन संगठनों का, या जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, बिना मानव के हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इनको उपयोग करने योग्य मनुष्य ही बनाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? मानव पूंजी हो गई। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि, दोबारा बता देती हूँ, मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते। अब देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है? इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि जो मानव पूंजी है वो अन्य संसाधनों के मुकाबले श्रेष्ठ कैसे है? इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोग नहीं हो सकते, इसलिए जो मानव पूंजी होती है वो अन्य संसाधनों के मुकाबले सबसे महत्वपूर्ण है। इस लेसन में जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं ये देखिए मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा द्वारा, चिकित्सा सेवा मतलब स्वास्थ्य, जो अभी पीछे शब्द इस्तेमाल हुआ था, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मानव रूपी जो संसाधन है, मनुष्य के बारे में बताया गया है कि मनुष्य रूपी जो संसाधन है, अगर हम उसकी शिक्षा पर, जैसे कि बच्चों को पढ़ाने पे ज़्यादा पैसा खर्च करें, उनको अच्छी शिक्षा दें, उनके चिकित्सा, उनके स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में उन पे, इन चीज़ों में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा हमें कहीं जाके आगे भविष्य में बढ़ के मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब मानव संसाधन में शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया जाता है या उस पर निवेश किया जाता है एक तरीके से, तो वो आगे जाके भविष्य में क्या होता है, उसका ज़्यादा प्रतिफल मिलता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बच्चा जिसको शुरू से ही हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, वो एक तरह से निवेश है। निवेश का मतलब होता है बचत, हमारी आने वाले टाइम के लिए एक बचत है, क्योंकि वो बच्चा जब अच्छा पढ़ लिख जाएगा तो वो क्या करेगा? जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना ज़्यादा कमाएगा, उच्च आय होगी, और जितना ज़्यादा कमाएगा उससे क्या होगा? देश और जो समाज है उसको योगदान कैसे देगा? देश और समाज का जो आर्थिक ढांचा है, जो आर्थिक विकास है या जो सामाजिक विकास है, उसको भी वो विकसित करेगा। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है उसकी वो केवल अपने ही व्यक्तित्व का विकास नहीं करता। इसका मतलब क्या? वो केवल अपना ही विकास नहीं करता, एक अच्छे समाज को बनाता है, एक अच्छे देश का निर्माण करता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते, क्योंकि उन्हें पढ़ाई की वैल्यू पता है। जिनके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, तो वो बच्चों की भी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा होता है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से, उसके महत्व को जानने की वजह से, वो अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई का महत्व पता है। वे उचित पोषण और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होते हैं। उन्हें पता है कि जैसे बच्चों को उचित पोषण मिलेगा, उनको खाने पीने का या उनको पौष्टिक आहार, जैसे खाने पीने का उनका ध्यान रखा जाएगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, तो ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक जो बच्चे का आर्थिक विकास है, जो सामाजिक विकास है, उसको प्रभावित करता है। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने बच्चे की स्कूल की शिक्षा, कि अच्छे से अच्छे बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो और उसका स्वास्थ्य जो अच्छा से अच्छा बना रहे, इन बातों पर भी ध्यान रखते हैं। इसको दोबारा बता देती हूँ, इसमें क्या बताया है। पहले मैं इसका शॉर्ट में बता देती हूँ कि इनका मतलब क्या। देखिए, अगर हम एक बच्चे की शिक्षा और उसके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे आने वाले समय के लिए हमारी बचत हो रही है। अब ये बचत कैसे होगी? आज हमने बच्चे पे पैसा लगाया, कल वो बड़ा होकर अच्छा पढ़ लिख जाएगा, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा कमाएगा, और उससे क्या होगा? समाज का विकास होगा, देश का विकास हो गया।
उसके बाद क्या बताया कि जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं उनको पढ़ाई की वैल्यू पता है, वो समझते हैं कि शिक्षा की क्या अहमियत है हमारे देश में, तो वो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, उनको उचित पोषण दिया जाता है, उनके आसपास जो है स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। तो ये स्वास्थ्य, इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है कि एक शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश किस प्रकार भविष्य में हमें प्रतिफल दे सकता है, या फिर इसमें से ये भी हो सकता है शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है, या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण किस प्रकार है, ये क्वेश्चन बनता है इसमें से। ये देखिए, अब इसमें आया है जापान का एग्जाम्पल। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। आपको पता है जापान विकसित देश है, और जापान, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी वो गरीब देश है, विकासशील देश है, उनका विकास नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव संसाधन वहाँ पर जो है, वो वहाँ पर जो पैसा है वो मानव संसाधन पर ज़्यादा निवेश नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य वहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से वो जो प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा मात्रा में होने के बाद भी उसका सही यूज़ नहीं कर पाते हैं और देश गरीब रह जाता है। जापान में क्या है, इसका उल्टा है, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, तो इसीलिए वो आज वो विकसित देशों में, मतलब विकसित देश का मतलब कहता है अमीर देशों में आता है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा, अब वही आ गया ना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने पैसा निवेश किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया अपने बच्चों की, तो उसका प्रतिफल क्या हुआ? उसका प्रतिफल क्या हुआ? जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा वो देश हमेशा तरक्की करेगा। उन लोगों ने क्या किया? भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे भूमि हो गया और भी बहुत सारे प्राकृतिक वन हो गए, खनिज हो गए, ठीक है, तो उन लोगों ने, जापान में क्या हुआ है, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका कुशल उपयोग किया है। किसने किया है? मानव संसाधन ने, क्योंकि वहाँ का जो मानव है वो अच्छा पढ़ा लिखा है, तो उसने क्या किया है, अपनी बौद्धिक कौशल से, बौद्धिक कौशल होता है अपनी सूझबूझ, अपने दिमाग से जो अन्य प्राकृतिक संसाधन है उनको अच्छे से उपयोग किया है। इसी वजह से जो जापान है वो एक विकसित देश, मतलब धनी देश की श्रेणी में आता है। इसके बाद हमारा आता है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। इसका मतलब क्या हुआ? पुरुष और महिला, उनके आर्थिक क्रियाकलाप, मतलब जो आर्थिक कार्य होते हैं जिनसे पैसा कमाया जाता है, वो क्या क्या काम होते हैं। इसमें सबसे पहले, लेकिन इसको बताने से पहले हमें बताया है विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। जितने भी दुनिया में काम करे जाते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद आता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र, और फिर आता है तृतीयक क्षेत्र। अब ये देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होता है? कृषि, मतलब खेती बाड़ी, वानिकी, पशुपालन, पशुओं को पालना, मछली पालना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालना, मुर्गी पालन, खनन, खनिजों का जो खोद के खनिज निकाले जाते हैं वो, खनन और उत्खनन शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है? खेतीबाड़ी, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन। फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या है? विनिर्माण। इसका मतलब क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज़ें बताई गई है उनसे कोई वस्तु बनाना, फैक्ट्री में जब कोई वस्तु बनती है तो उसको बोलते हैं विनिर्माण। जैसे मान लो प्राथमिक क्षेत्र में खेती बाड़ी आता है, खेती में हमने क्या किया? गेहूँ उगाया, फिर उस गेहूँ से हमने बिस्किट जब बनाया तो वो बिस्किट जो बना वो आएगा विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में, क्योंकि सिर्फ गेहूँ से बिस्किट नहीं बना, उसके लिए मशीनों की ज़रूरत हुई, कंपनी का मालिक हुआ, फैक्ट्री मालिक भी हुआ, उद्योगपति भी शामिल हुआ, ठीक है, और उसने क्या किया? गेहूँ में तेल और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई और उससे क्या बनाया? बिस्किट बनाया। तो विनिर्माण, किसी एक चीज़ से दूसरी बनाना। जैसे कपास खेतों में उगाया तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन जब कपास से सूती कपड़ा बन गया तो सूती कपड़ा किसने बनाया? मशीनों ने बनाया, फैक्ट्री में बना, तो जो सूती कपड़ा बना वो किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा ध्यान रखना इसमें।
प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ें होती है, जैसे कृषि, जमीन, खेती किस पे की जाएगी, ज़मीन पे की जाएगी। और ज़मीन हमें कैसे मिली है, प्रकृति से मिली है, वो किसी आदमी ने तो नहीं बनाई ना, वो तो हमें प्रकृति से मिली है। पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, जब विनिर्माण, जब किसी वस्तु से कुछ बनाया जाता है, मशीनों की ज़रूरत होती है, फैक्ट्री मालिक होता है, लेबर लगाए जाते हैं काम करवाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम विनिर्माण, मतलब किसी चीज़ से कुछ बनाना। जैसे गन्ने से गुड़ बनाना, चीनी बनाना, तो वो गन्ना होगा प्राथमिक क्षेत्र में क्योंकि हमने खेत में उगाया है, लेकिन जब उससे गुड़ और चीनी बनेगा तो वो आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। ऐसे ही जो गेहूं है वो खेत में उगा तो वो प्राथमिक क्षेत्र में हुआ, लेकिन जब हमने गेहूं से बिस्किट बनाया तो वो आ गया हमारा द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि विनिर्माण कार्य हुआ। अब आता है हमारा थर्ड, तृतीय क्षेत्र में व्यापार। अब देखिए, हमने प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं आ गया जैसे एग्जाम्पल के लिए, फिर उस गेहूं से हमने बिस्किट बनाया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। अब बिस्किट को हमने बेचने के लिए बेच दिया दूसरी जगह, तो वो किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। जैसे व्यापार, परिवहन, सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है। संचार, बैंकिंग। अब किसान क्या करते हैं, कई बार किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें सरकार ने लाई है, उसमें लोन भी दिया जाता है उनको बहुत कम ब्याज दर पर। तो वो लोन कहाँ से लेते हैं, बैंकों से लेते हैं, तो ये बैंक आ गया तृतीय क्षेत्र में। बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा, ये सारा आ गया हमारा तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। दोबारा बता देती हूँ, विभिन्न क्रियाकलापों को, विभिन्न कामों को हमने 3 भागों में बांटा है, 3 क्षेत्रकों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि आता है, वानिकी आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन, जो चीज़ें हमें ज़्यादातर प्रकृति से मिली है। द्वितीय क्षेत्र में आता है जब हमने किसी चीज़ से कुछ बना लिया, गेहूँ से बिस्किट बना लिया, गन्ने से हमने गुड़ चीनी बनाया, मशीनों की ज़रूरत पड़ी, फैक्ट्री मालिक की ज़रूरत पड़ी, लेबर लगाए, वो सारे विनिर्माण में आएगा। तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। जैसे व्यापार है, चीज़ें बना ली, उसको बेचने के लिए किसका ज़रूरत पड़ेगी, व्यापार की, व्यापारियों की। सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए परिवहन की। संचार, बैंकिंग, इंटरनेट, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इसमें और भी आ जाए जैसे टीचर, डॉक्टर, दर्जी, नाई, जो काम करते हैं, दूसरों को सेवा देते हैं। जैसे टीचर ने पढ़ाया, बच्चों को ज्ञान दिया, शिक्षा दी, तो वो सेवा तो दी ना उनको। डॉक्टर क्या करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। दर्जी क्या करते हैं, कपड़े सिलते हैं। तो ये सब आते हैं हमारे तृतीय क्षेत्र में। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवा का उत्पादन होता है। ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, कैसे होता है, खेतों में गेहूँ उगा लिया हमने, ज्वार, बाजरा, कपास, जो भी उगाया वस्तु हो गई। सेवाओं का कैसे हुआ, शिक्षक ने पढ़ाया, डॉक्टर ने इलाज किया, दर्जी ने कपड़ा सिला। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये जो सारे काम होते हैं, इनसे क्या होता है, धन, पैसा कमाते हैं, और उससे क्या होता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। जब व्यक्तियों की आय बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। और इनको हम बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं, जिनसे धन कमाया जाता है, ये होगी हमारी आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा बाजार क्रियाएं, दूसरा आता है हमारा गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रिया का मतलब क्या होता है, जब बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, कि हमने कोई काम किया लेकिन उसके बदले हमें पैसा मिला, फ़ायदा हुआ, वो होगा बाजार क्रिया। दूसरा गैर बाजार क्रिया क्या होता है, जब हमने स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया, उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं मिला। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी क्या करती है, घर का काम करती है, घर का खाना बनाया, घर की सफाई की, आपके काम की, तो उसके बदले कोई पैसा थोड़ी मिला है, आपकी सेवा की ना, आपके लिए काम किया, घर के लिए काम किया, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला, तो ये गैर बाजार क्रिया होगी। और जैसे आपके पापा ऑफिस गए, ठीक है, ऑफिस में काम करके उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो होती है हमारी बाजार क्रिया में। जहाँ से हमें पैसा मिला वो बाजार क्रिया, और जहाँ हमने पैसा नहीं मिला, सेवा के भाव से जो काम किया, वो आएगा हमारा गैर बाजार क्रिया। फिर आता है इसके बाद हमारा
ये देखिए, शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। ये फिर से शिक्षा का महत्व आ गया। जो शिक्षा है वो किसी व्यक्ति की आय का मुख्य निर्धारक है। वो कैसे? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा कमा सकता है, ज़्यादा आय ले सकता है, और जो कम पढ़ा लिखा है उसको कम मिलता है। तो शिक्षा क्या है? वो किसी व्यक्ति के आय का मुख्य निर्धारक है। किसको कितनी आय मिलेगी वो किस पे निर्भर है, वो कितना पढ़ा लिखा है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। ज़्यादातर महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी होती है। पुरुषों के मुकाबले उनको सेम काम करने के बाद भी कम वेतन दिया जाता है और उनको नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होती। ठीक है, ये तो, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। पहले इस तरीके का बर्ताव ज़्यादा होता था, भेदभाव ज़्यादा होता था कि पुरुष और महिलाओं के काम समान होने के बाद भी उनके वेतन में अंतर होता था। लेकिन आज क्या है, वो भी कम पढ़ी लिखी महिलाओं में, जो जिन्होंने शिक्षा थोड़ी कम प्राप्त कर रखी है, छोटे मोटे काम कर रही है, उनमें होता था। आजकल टाइम ऐसा नहीं है। आज का जो समय है उसमें उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे महिलाएं काम करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो महिला है तो उसको कम वेतन मिलेगा, या फिर उसी पोस्ट पे कोई पुरुष काम कर रहा है उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा। अब इस तरीके का कोई पक्षपात या कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आपने देखा है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है। सामान्य जो छोटे मोटे काम होते हैं उनके अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में भी प्रवेश किया। जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर वगैरह जो होते हैं उनमें भी महिलाओं ने प्रवेश किया है। तो ये हमने पढ़ा इस लेसन में। इसमें हमने किया, पहले संसाधन के विषय में पढ़ा। संसाधन क्या है, संसाधन का क्या मतलब है, मानव संसाधन किस प्रकार से है, उसकी वो किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादन के संगठन के विषय में पढ़ा। उत्पादन के संगठनों में मानव पूंजी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कैसे है, क्योंकि वही एक ऐसा संसाधन है जो बाकी तीनों संसाधनों को यूज़ कर सकता है। उसके बाद हमने देखा इसमें आगे, ये देखिए बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिया है, जिनमें से क्वेश्चन बन के आते हैं। फिर हमने पढ़ा एक बच्चा जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा निवेश किया गया है वो किस प्रकार भविष्य में अच्छा प्रतिफल दे सकता है। फिर हमने जापान का एग्जाम्पल देखा कि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कम होने के बाद भी मानव संसाधन जो है वो क्योंकि वहाँ पे जो मानव है वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, मानव संसाधन पर ज़्यादा निवेश किया गया है, उसके स्वास्थ्य पर, उसकी शिक्षा पर। तो उसका अच्छा प्रतिफल क्या हुआ है कि वहाँ पर जो जापान है वो प्राकृतिक संसाधन कम होने के बाद भी विकसित देश है, क्योंकि मानव संसाधन ने ही जो अन्य प्राकृतिक संसाधन है उसको अच्छे से यूज़ किया है और उसी से उसका जो स्तर है वो ज़्यादा हुआ है। फिर हमने क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा कि जितने भी काम होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, जो प्रकृति से संबंधित होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में मैंने बताया कि द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, जब हम विनिर्माण करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे गेहूं से हमने बिस्किट बना लिया, गन्ने से हमने गुड़िया चीनी बना लिया फैक्ट्री में। तृतीय क्षेत्र में आता है हमारा व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इंटरनेट और भी बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। तो ये हमारा तृतीय क्षेत्र में आ गया। अब इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। आर्थिक क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है बाजार क्रिया और दूसरा होता है गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रिया में क्या होता है, जिनसे हम पैसा कमाते हैं, जैसे नौकरी हम क्यों करते हैं कि हमें सैलरी मिले। उसके बाद गैर बाजार क्रिया कैसे होती है, जैसे हमारे घर में जो काम किया जाता है, आपकी मम्मी जैसे काम करती है तो उनके बदले उनको कोई पैसा नहीं मिलता, वो हो जाएगा हमारा गैर बाजार क्रिया। उसके बाद हमने महिलाओं के विषय में महिलाओं की स्थिति जानी। उसके बाद आज के समय में महिलाओं की क्या स्थिति है, जैसे उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में भी प्रवेश किया है, इसके विषय में हमने जाना। उसके बाद आता है हमारा जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, इसका मतलब क्या होता है, जनसंख्या का मतलब क्या है, देश में रहने वाले लोग, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता किस पे निर्भर करती है, एक तो वो कितने पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर,
दूसरा जीवन प्रत्याशा, मतलब कितनी उम्र तक लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है, और उनका स्वास्थ्य कैसा है, और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल, किस तरीके का उन्होंने कौशल प्राप्त कर रखा है, इन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो देश की जो जनसंख्या होती है, मतलब देश में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य कैसा है, जो जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वस्थ रहते हैं, वो लंबी उम्र तक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जिनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बीमार हो जाते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं जीवित रह सकते। तो इसमें हमने क्या देखा है कि जो जनसंख्या की क्वालिटी है वो हमारे बहुत हद तक, बार बार आ रहा है ये, शिक्षा पे निर्भर करती है, स्वास्थ्य पे निर्भर करती है, और देश के लोगों ने जो कौशल प्राप्त किया है उस पर निर्भर करती है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि किसी भी देश की जो नींव होती है मतलब उसका जो आधार होता है वो क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर देश शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में आगे है तो वो देश हमेशा तरक्की ही करता है। तो ये लेसन आज हमारा आधा लेसन होता है ये, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैं इतना ही कराती हूँ। आगे का जो सेकंड पार्ट जो मैं बनाऊँगी उसमें हम इस लेसन का आगे के लेसन करेंगे, आगे का अध्ययन करेंगे। तो इस लेसन की दोनों वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहले वाला आप फर्स्ट पार्ट आप जब देखेंगे तो उसके बाद सेकंड पार्ट देखना, जिससे कि आपको दोनों जो है पार्ट देखने के बाद फर्स्ट और सेकंड ये जो अध्याय है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।